अस्सलाम वालेकुम। आज एक वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल छाया हुआ है जिसमें पाकिस्तान के चाम ऑफेंसिव का जिक्र है और उसमें आर्मी चीफ़ की जो ट्रंप के साथ मुलाकात है उसको भी फोकस किया गया और जो इस वक्त भारत और वाशिंगटन के दरमियान, न्यू दिल्ली और वाशिंगटन के दरमियान जो तनाव है उसकी कॉजेज़ क्या हैं, आइंदा क्या रास्ता हो सकता है और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, क्या ये एक लॉन्ग टर्म कॉर्डियल रिलेशनशिप डेवलप हो रही है या एक टेम्परेरी फिनोमेना है क्योंकि टैरिफ वॉर चल रही हैं इंडिया के साथ तो ट्रंप उनको दबाना चाहता है। सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया। इस तरह पाकिस्तान ने जो क्रिप्टो में जिस तरीके से ट्रंप को इंगेज किया, ट्रंप की अपनी फैमिली, वो लिबर्टी फाइनेंशियल के नाम से वो एक ग्रुप है, वो ख़ुद उसके अंदर इंगेज है उसी बिज़नेस के अंदर। जो विटकॉफ उनके मिडल ईस्ट के लिए खुसूसी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साहबजादे वो इसके साथ हिस्सेदार हैं। तो एक तरीक़ाकार अपनाया गया है जिसमें हमने उनको रेयर अर्थ की भी ऑफ़र की, क्या वो पाकिस्तान में है, ऑयल का भी बोला हो पाकिस्तान में है, और ख़ास तौर पर ऑफशोर जो बेल्ट है उसके अंदर अमेरिकन कंपनीज़ का काफ़ी इंटरेस्ट है और वो एक्सप्लोर कर रही हैं। जहाँ केकड़ा प्रोजेक्ट के लिए किसी ज़माने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ड्रिलिंग की गई थी और हाई होप्स थी, उसी बेल्ट को बुनियाद बनाकर अमरीकी कंपनीज़ को इंगेज करने की कोशिश की जा रही है। रेकोडिक के हवाले से ये मैं कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ डिप्लोमेटिक सर्कल्स में मेरी इंटरेक्शन हुई और उन्होंने बताया कि ये कहाँ कहाँ हमारा इंटरेस्ट है। ख़ास तौर पर ऑयल के हवाले से मेरा ख्याल था कि ऑयल तो यहाँ अभी तक कोई मेजर फाइंड इस्टेब्लिश्ड रिजर्व्स अभी तक है नहीं, तो हम कह रहे हैं ऑयल ढूंढने जा रहे हैं, तो कहाँ से ढूंढेंगे। तो ऑफ शोर प्रायोरिटी नंबर 1 होगा। फिर दूसरी ऑन शोर जो लोकेशंस पाकिस्तान में कुछ नोन एरियाज़ हैं जहाँ पोटेंशियल जाना जाता है, सिर्फ रिजर्व्स अभी तक इस्टेब्लिश करना बाकी है कि प्रूवन रिजर्व्स हैं या नहीं है, एक वो वाला एरिया। रेकोडिक प्रायोरिटी नंबर 1 होगा रेयर अर्थ्स के मामले में या कॉपर के मामले में, तो पहले उधर जाएंगे, फिर बाकी एरियाज़ में जीबी या कहीं और अगर मेजर कोई फाइंड हो तो उसका भी इंटरेस्ट शामिल होगा। क्रिप्टो इज़ प्रायोरिटी। और इसी तरीके से ईरान के साथ जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं और अज़रबैजान और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है या पाकिस्तान और ईरान की जो रिलेशनशिप है उसको सामने रखते हुए किस तरीके से अमेरिका के इनके साथ ताल्लुकात में कुर्बत लाई जा सकती है या उनके जो फॉरेन पॉलिसी गोल्स हैं किस तरीके से उसको अलाइन किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें इस बाइलैटरल रिलेशनशिप जो पाकिस्तान और अमेरिका की एक न्यू डायमेंशन, आर्मी चीफ़ को उन्होंने कोट किया है कि न्यू डायमेंशन, ये फील्ड मार्शल साहब का जुमला कोट किया गया कि एक नई डायमेंशन जो ऐड हो रही है उसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं। पाकिस्तान ने और ये काम किया कि 2 लॉबिस्ट फर्म भी अमेरिका के अंदर हायर की हैं जो ट्रंप फैमिली के बहुत करीब हैं और उनको इंगेज किया गया है ताकि जितना दिल्ली से दूरी हो रही है वाशिंगटन की उतनी इस्लामाबाद से कुर्बत हो जाए। 2 हाई प्रोफाइल विज़िट का जिक्र किया जाता है जो दोनों अभी फाइनल शेप में नहीं है। पहला तो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, उनका तवक्को है कि वो हो सकता है कि लेटर दिस ईयर पाकिस्तान का विज़िट करें, और एक उससे भी हाई प्रोफाइल, वो अभी बिल्कुल हवा में लेकिन उसको रूल आउट नहीं किया जा रहा, वो ट्रंप का पॉसिबल विज़िट हो सकता है इस रीजन में जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हो। तो आज के प्रोग्राम में हम इन तीनों इश्यूज़ पे बात करेंगे, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के दिल के भी करीब है और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रखें तो उसमें भी पाकिस्तान के बहुत करीब है। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का पहले विज़िट काबुल में डार साहब और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर और उधर अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर ट्राइलैटरल मीटिंग हुई है और उसके बाद अब वो पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान के साथ उनकी दो तरफ़ा अमूर के ऊपर बातचीत होगी। और मई वाले पाकिस्तान और भारत के इस क्लैशेस के बाद 2 बड़े इवेंट्स हैं। पहले तो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया का विज़िट किया। इंडियन विज़िट के अख्ताम पे चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट जारी की कि ताइवान चीन का हिस्सा है, भारत इसको सपोर्ट करेगा। तो मुझे लगा कि शायद जो वाशिंगटन के साथ उनका तनाव है उस वजह से एकदम से वो जप्फी डालने लगे हैं वो चाइना के साथ। लेकिन अगले ही रोज़ इंडिया ने वजाहत की कि ताइवान के ऊपर जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है। गो मोदी ने ये ऐलान किया है कि वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के लिए चाइना जाएंगे। तो पाकिस्तान के लिए सिग्निफिकेंट है कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का विज़िट और उसके बाद आने वाले 6-8 हफ्तों के अंदर सम टाइम आफ्टर सितंबर US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का पाकिस्तान का विज़िट। दोनों को आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज का इस वक्त पाकिस्तान पे इम्पैक्ट है उस पर भी बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे शख्सियात हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वफाकी वज़ीर हैं मौसमियाती तब्दीली के। दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। इसके अलावा सरदार मसूद खान पाकिस्तान के नामवर सफारतकार हमारे साथ हैं। सरदार मसूद साहब आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। सरदार साहब, आपको वाशिंगटन पोस्ट ने अपने आर्टिकल में कोट किया हुआ है, तो ये जो नई बिगनिंग है या जिसे उन्होंने फील्ड मार्शल को कोट किया कि न्यू डायमेंशन ऐड हो गई है पाक US रिलेशनशिप में, आपने उसके अंदर तज़किरा किया है कि इसमें पाकिस्तान को
जो नई दफाई टेक्नोलॉजीज़ हैं या अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं या 1950s वाला आपने मिसाल दी है, तो वो वाली स्टेज पे हम वापस जा सकते हैं। कभी भी पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम इस्टेब्लिश नहीं कर सके। आमतौर पर वो जो 9/11 कमीशन की रिपोर्ट में उन्होंने कहा था ना, एन एलाई ऑफ कन्वीनियंस, यूएस हमें एन एलाई ऑफ कन्वीनियंस के तौर पर ही ट्रीट करता है। अभी क्या तब्दीली होगी? देखिए, कोई मुस्तकिल ताल्लुकात नहीं होते। मिसाल के तौर पर यूरोप और अमेरिका को देख लीजिएगा, उनमें भी उतार चढ़ाव होता है, तनाव आ जाता है। तो कोई दोस्ती मुस्तकिल नहीं है, कोई दुश्मनी मुस्तकिल नहीं है। तो इस वजह से जो वाशिंगटन से हमारे ताल्लुकात अच्छे हुए हैं, तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे मुश्तरका मफादात दरमियान में आ गए हैं और उससे अमेरिका को भी फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को जो भी रियायतें मिल रही हैं वो सब सिर्फ हिंदुस्तान की वजह से मिल रही हैं, हिंदुस्तान और अमेरिका के इख्तलाफात की वजह से मिल रही हैं, या जो जिस बदअखलाक़ी का हिंदुस्तान ने मई की जंग के बाद किया, मुजाहरा किया, मसलन ये कि अमेरिका के साथ जिस किस्म का गैर सफारती रवैया बरकरार रखा, या टैरिफ्स के हवाले से, या रूस से जो तेल ख़रीद रहे, कि ये वो अवामिर हैं जिसकी वजह से शायद जो है हमारे ताल्लुकात में गर्मजोशी आ रही है। मैं समझता हूँ कि मग़रबी एशिया में पाकिस्तान सबसे अहम मुल्क है, आज भी है और कल भी होगा। और उसमें एक तो जो है आपने ख़ुद इशारा किया कि कैसे यहाँ क्रिटिकल मिनरल्स मौजूद हैं जो अमेरिका के लिए बहुत अहम हैं, सारी दुनिया के लिए अहम है, और उसके बहुत ही बड़े ज़खायर यहाँ मौजूद हैं। तेल के बारे में आपने ज़िक्र किया, ऑफशोर है, और हमारे जो प्रोवन रिज़र्व्स हैं वो तकरीबन 353 मिलियन बैरल्स के करीब हैं। और उसके बाद जो ज़मीनी सतह पे अगर आप देखें तो जो शेल ऑयल है उसके भी जो है अंदाज़ा किया जा रहा है कि 9.1 बिलियन बैरल्स मौजूद हैं। दूसरा ये है कि हमारी एक किस्म की स्ट्रेटिजिक हम आहंगी हुई है, और वो ये है, ये रिकैलिब्रेशन बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, अमेरिका और पाकिस्तान जो है वो एक दूसरे से लड़ते भी रहे हैं, लेकिन हमेशा उन्होंने एक दूसरे को ब्लंट और कैंडिड फीडबैक दी है। लेकिन उसके साथ साथ एक हमारा पार्टनरशिप का भी एक लंबा तजुर्बा है, कि मतलब 70 साल का तजुर्बा है, हम एक दूसरे के साथी रहें। तो इस नए दौर का आगाज़ कर रहे हैं, और इसमें ये कहना मुनासिब होगा कि ये इसकी एक हिंदुस्तान का भी हवाला है, लेकिन ये ब्रॉड बेस्ड है और स्टैंड अलोन है, जिसका मतलब ये है कि इसकी सिर्फ पाकिस्तान और अमेरिका की भी एक जहत है। क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ गुज़श्ता बरस तक, तो मुझे पता है कि अमेरिका के बहुत से हल्कों में ये दिलचस्पी पाई जा रही थी कि जनूबी एशिया में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हवाले से जो अदम तवाज़ुन पाया जा रहा था, इसे दुरुस्त किया जाए, और सदर ट्रंप ने दुरुस्त तौर पर उस तवाज़ुन को दोबारा बहाल किया है। और दूसरा ये है कि ये सवाल पूछा जा रहा है, दो सवाल पूछे जाते हैं इस ज़माने में। पहला सवाल ये पूछा जाता है कि क्या ये आर्ज़ी है या मुस्तक़िल है। तो ये पाकिस्तान के लिए मौक़े पैदा हुए हैं। अगर जैसे अब तक हमने बड़ी जहानत के साथ अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे किए हैं, जिसमें जो है पाकिस्तान की जो फ़ौज का भी एक बहुत किरदार है, पाकिस्तान के बहुत से सियासी शख्सियात का जो पस पर्दा जाके सदर ट्रंप की टीम से मिले हैं, उनका भी एक बहुत कलीदी किरदार है। और दूसरा सवाल ये पूछते हैं कि क्या अमेरिका से हमारी क़ुर्बतें इतनी बढ़ रही हैं तो चीन के साथ फासले तो नहीं बढ़ जाएंगे? तो मेरा जवाब नफ़ी में है कि चीन का और हमारा बाहमी एतबात का बहुत मज़बूत रिश्ता है, और इसमें इस किस्म के ताल्लुकात जो अमेरिका से हमारे बढ़ रहे हैं, उसमें उसकी वजह से किसी किस्म का कोई बिगाड़ नहीं आ सकता। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, आप क्या फरमाते हैं? पाक यूएस रिलेशन, ये जो नई बिगनिंग है या न्यू डायमेंशन है, ये कितनी देर पाए? देखिए, मेरे ख्याल में मुझे पॉलिटिक्स में आए 11 साल हुए हैं, और मेरा अब तज्जिया ये है कि हमारे मुल्क में गरीब आदमी की कोई जगह नहीं है, और बैनुल अक़वामी सतह पे कमज़ोर मुल्क की कोई जगह नहीं है। और अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ हम भूल गए तो हम बर्बादी की तरफ चले जाएंगे। तो गरीब आदमी का ख्याल करना, उसके लिए अंदरूनी पॉलिसीज़ बनाना, और बैनुल अक़वामी सतह पे यानी कभी भी झोल नहीं ताकत में पैदा होने देना। आप सीरिया का हाल देख लें, आप गज़ा का हाल देख लें, आप लेबनान का हाल देख लें, आप ईरान का हाल देख लें, आप जो चीज़ चाहे आप सफ़ा उलट। आपके ख्याल में जो पाक यूएस न्यू बिगनिंग है, ये मई वाली पाक भारत जंग के बाद से? जी, इसका हाथ है।
इसका हाथ है। लेकिन मैं दूसरी बात ये कहूँगा कि 2-3 अहम चीज़ें हैं जो मस्बत हैं। मसलन ये जो क्रिटिकल मेटल्स वाली बात है, ये एक मस्बत बात है कि पाकिस्तान के पास कॉपर के बहुत बड़े ज़खायर हैं, दुनिया के तकरीबन जो बड़े तरीन ज़खायर हैं उनमें से एक है। और दुनिया का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन का है, और इलेक्ट्रिफिकेशन के रेवोल्यूशन की बैकबोन जो है कॉपर है। कॉपर के बगैर इलेक्ट्रॉन राइड ही नहीं कर सकता। कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल जो ये ईवी हैं वो इसके बगैर वो गाड़ी मुकम्मल ही नहीं होती, हर एक गाड़ी को चाहिए। तो ये बड़ी एक अच्छी है। मगर दूसरी बात ये भी है कि दुनिया की 50% माइनिंग और 75% रिफाइनिंग तमाम मेटल्स की इंक्लूडिंग क्रिटिकल मेटल्स की चीन के पास है। इसकी वजह से जो मगरबी ममालिक हैं वो काफ़ी नर्वस हैं कि इतनी ज़्यादा जो उनकी ताकत उन्होंने पैदा कर ली है माइनिंग में, तो अफ्रीका तक उन्होंने कंट्रोल लिया है, मेजर प्लेयर। मैंने आपको बताया दुनिया की तकरीबन 50%, और जो अगर आप उसको प्रोसेसिंग भी देखें तो 75% दुनिया की प्रोसेसिंग और 50% माइनिंग। दैट्स अ बिग रिसोर्स जिससे नर्वसनेस है। तो ये एक हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, पूरी दुनिया के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, हमारे लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो जो आपने तेल की बात की, जब आपके पास वक्त होगा तफसील से बात कर लेंगे, क्योंकि उसमें मुझे कुछ है। कुछ बताइए आप, क्योंकि बैकग्राउंड है आपके हमारे पास जो हमने दरियाफ्त किया है, जो रिसर्च की है, उसमें हमें पता ये चला है कि रेजरवॉयर रॉक जो है, यानी आप मान लें कि वो किचन जिसमें ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स हाइड्रोकार्बन ब्रू करते हैं, बनते हैं, वो किचन मौजूद है। और वो कौन सा एरिया है हमारे पास? ये हमारे अपने इंडस बेसिन में ऑफशोर है। जी ऑफशोर में। अब उस किचन के इर्द गिर्द स्टोरेज रॉक होनी चाहिए जो दरियाफ्त करनी है, और उसके ऊपर एक कैप रॉक होनी चाहिए ताकि वो अवेपोरेट ना कर सके। अब ये बेसिकली एक टॉम शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको ड्रिल करते हैं, उसके अंदर से निकाला जाता है। टेक्निकल चीज़ें छोड़ दें, ये साबित हो गया है कि यहाँ पे किसी ज़माने में मिलियंस ऑफ ईयर्स में बहुत सा हाइड्रोकार्बन, मतलब ये एस्टेब्लिश्ड है कि यहाँ तेल मौजूद है, तेल मौजूद रहा है, और हमें उसको प्रॉपर जगह को हिट दरियाफ्त करना है कि कहीं बाहर तो नहीं चला गया, उड़ तो नहीं गया, क्योंकि ये तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन इसको भी छोड़ दें तो एक अपॉर्चुनिटी है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। तीसरी जो बात है वो मैं ये कहूँगा कि आप ये जहन से निकाल दें कि दुनिया ने इंडो पैसिफिक जो पॉलिसी है उसको तब्दील कर लिया है। तो ये आपके जहन में रहना चाहिए कि दुनिया उसी नज़र से आपको देखेगी। जब तक चीन को एक ख़ास नज़र से देखा जा रहा है, इंडो पैसिफिक पॉलिसी भी एक ख़ास नज़र से देखी जाएगी। इस वजह से जैसे कि हमारे मसूद खान साहब कह रहे थे कि हमें इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ रिलेशनशिप रखना या तवाज़न रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी नई नज़र से चीन को देखना शुरू कर दिया है। इस वजह से तकरीबन लॉन्ग टर्म में किसी नई नज़र से भारत को देखना शुरू कर दिया है। हमारे पास शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म में बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका। हम टेक्नोलॉजी वहाँ से लेकर आते हैं, हमारे बच्चे पढ़ के वहाँ से आते हैं, हम इनोवेशन वहाँ से करते हैं। गुड अपॉर्चुनिटी, हमें कैपिटलाइज करनी चाहिए, मगर न इस एक्सपेंस पे नहीं, यानी इस खाम ख्याली में नहीं रहना चाहिए कि कोई इलाकाई पॉलिसी जो है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है वो तब्दील हो गई है। तो ये कुछ चीदा चीज़ें हैं जो कोकर साहब से पूछते हैं। कोकर साहब, जो इस वक्त इंडिया और अमेरिका की बायलैटरल ट्रेड है कोई 130 अरब के करीब है, 130 अरब डॉलर के करीब है। 50 अरब इंडिया की फेवर में, इंडिया 50 अरब डॉलर कमाते हैं, इसलिए वहाँ टैरिफ वॉर चल रही है। इंडिया में बहुत से नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, वो दबाव डाल रहे हैं कि वो रोके। रशियन ऑयल वो ख़रीद के रिफ़ाइन करके यूरोप को बेचते हैं, वो चाहते हैं रुक जाए। ये एक फैक्टर है। लेकिन जितना ट्रंप का इस वक्त शिफ्ट हुआ है इस्लामाबाद की तरफ, वो तो लगता है कि बिल्कुल ही वो आज से 25-30 साल पहले वाली रिलेशनशिप पे चले गए। क्या कुछ लगता है ऐसा टर्न अराउंड हो गया, क्या हुआ? देखिए, मुझे तो कोई टर्न अराउंड एक नज़र तो आ रहा है, लेकिन वो टर्न अराउंड कितना परमानेंट होगा, कितना देरपा होगा, इसके ऊपर सवालात हैं। अगर हम पाकिस्तान की माजी की 70 साल के अंदर जो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप रही, तो उसमें उतार चढ़ाव जो आए उनसे हम सब किस तरह अयूब खान साहब के ज़माने में
अमेरिका बहुत करीब था और फिर उसके बाद एकदम अमेरिका बहादुर ने आंखें मोड़ ली और हम उनके बैरी बेड़े का इंतजार करते रहे और सानिया मशरिक कभी नहीं आया। कभी नहीं सीटो और सेंटो के हम रुकन मालिक थे। बुढ़ा बेर वो यूज़ करते थे उसके लिए, वो यूट्यूब आने के लिए। फिर जहाद अफगानिस्तान में हम इत्तेहादी थे, 9/11 के बाद इत्तेहादी। फिर जब हम जहाद अफगानिस्तान में यूएसएसआर के खिलाफ उनके सबसे फ्रंट लाइन इत्तेहादी थे, तो जैसे ही यूएसएसआर टूटा, उनका वहां पर मकसद खत्म हुआ, तो उसके बाद पाकिस्तान पे प्रेसलर अमेंडमेंट्स लगी, मोस्ट सैंक्शनड एलाई बन गया। मोस्ट सैंक्शनड एलाई बन गया। फिर इसी तरह परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था, जब फिर अमेरिका को हमारी जरूरत पड़ी अफगानिस्तान में, तो हम बहुत करीब रहे और नॉन परमानेंट नेटो एलाई भी बन गए, मेजर नॉन नेटो। जी हाँ। और फिर उसके बाद हमने वो वक्त भी देखा कि जब अमेरिका ने फिर पाकिस्तान को भुला दिया और वहां पर जो ट्रंप साहब की जो पहला टेन्योर था एज प्रेसिडेंट, तो उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बड़ी सख्त खरी सुनाते थे, ट्वीट्स की। तो अभी ये जिसको हम न्यू बिगिनिंग कह रहे हैं, ये एक फेज है। मेरे ख्याल में इस फेज से हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए, लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि ये फेज एक लंबा अरसा कंटिन्यू करेगा, तो ये नहीं करेगा। ये माजी की मिसालें आपके सामने मौजूद है। ट्रंप जिस तरीके से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, उसके अंदर स्टेट डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है। अनप्रेडिक्टेबल एटीट्यूड है ना, बहुत अनकन्वेंशनल वे है उनका। वो बहुत ही पर्सनलाइज्ड तरह से चीज़ों को चला रहे हैं, और अगर स्टेट डिपार्टमेंट से कभी राय ली जाती तो शायद वो पाकिस्तान के जो हमारे यहाँ के आर्मी चीफ हैं, दीगर जो लोग हैं, उनकी मुलाकातें भी ना होने देता। तो वो उनका एक बड़ा पर्सनलाइज्ड सा चीज़ों के साथ डील करने का एक तरीक़ाकार है। और मतलब उसकी स्टाइल ऑफ गवर्नेंस जो अभी आपने मिसाल दी है, वो परफेक्ट है कि वो मोदी को उस नेटो वाली वो जो भी उनकी समिट थी उसमें से वापसी पे उन्होंने बुलाया कि वापस आ जाओ, वाशिंगटन में मिलते हैं। मोदी नहीं आया कि उसने कहा वहाँ पाकिस्तान के आर्मी चीफ, तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को उन्होंने होस्ट किया है, लंच के ऊपर मोदी को जाने दिया उन्होंने, और फिर उसने उसको अपनी सुबकी तस्वुर किया। और फिर अब देखिए, अब कल फाइनेंशियल टाइम्स की एक हेडलाइन थी, और हेडलाइन ये थी, और सबसे बड़ा मोतबर अखबार है कारोबारी दुनिया का, और सब बहुत इम्पैक्ट है उसका। उसकी हेडलाइन एक स्टोरी थी कि हाउ रशिया इज फंडिंग इट्स वॉर मशीन, और सारा का सारा मलबा भारत के ऊपर था कि किस तरीके से वो भारत उनसे ऑयल खरीद रहा है और उनको पैसे दे रहा है, और तकरीबन $50 अरब वो रूस को जा रहा है उस इलीगल ऑयल सेल की वजह से। तो ये उनके लिए, और वो इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज़ को इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। टैरिफ्स उन्होंने लगा रखे हैं, और कब वो बदल जाए इसका हमें पता नहीं है। अगर इंडिया उनकी बात मान लेता है, फर्ज करें टैरिफ्स के ऊपर उनकी निगोशिएशन कामयाब हो जाती है, रूस को तेल बेचना बंद कर देता है, तो फिर क्या ये रिलेशनशिप जिस तरह आज पाकिस्तान के साथ है, क्या उसी तरह रहेगी? तो हमें हर चीज़ को मद्देनजर रखना है। मैं इस बात से ज़रूर एग्री करता हूँ डॉक्टर साहब की कि हम ये जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, ये दुनिया, इसके अंदर कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है, कोई ह्यूमैनिटेरियन लॉ नहीं है, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की कोई वैल्यू नहीं रह गई। इट्स अ फ्री फॉर ऑल वर्ल्ड। वो हॉब्स ने कहा था ना कि उसने एक प्री हिस्टोरिक जो जिंदगी थी बिफोर एडवेंट ऑफ सिविलाइजेशन, उसके बारे में वो कहता था कि इट्स शॉर्ट, नास्टी एंड ब्रूटिश। अब एग्जैक्टली हम उस दौर में हैं कि जिसमें कोई कानून लागू नहीं होता, और इन हालात में सिर्फ वो मुल्क सर्वाइव कर सकेंगे कि जो ममालिक सियासी तौर पर, माशी तौर पर और दिफाई तौर पर, तीनों लिहाज से वो ताकतवर होंगे। ईरान की एग्जाम्पल हमारे सामने है, पूरे मिडिल ईस्ट के दीगर, सीरिया की एग्जाम्पल हमारे सामने है कि उनकी अभी कितनी टेरिटरी इजराइल खा रहा है। अरब स्प्रिंग का जो ममालिक शिकार हुए, और जो कुछ अब इसराइल ने कर छोड़ा जी, और जो जेनोसाइड हो रहा है वहां पर गजा में, तो कोई कानून रह ही नहीं गया। तो इस सारे चीज को अगर मैं सम अप करना चाहूं, तो वो हेनरी किसिंजर ने एक दफा उससे कहा था अमेरिका की दोस्ती के बारे में। उनके सबसे बड़े डिप्लोमेट वो खुद थे उनकी तारीख में। तो उन्होंने कहा कि अमेरिकन एनमिटी मे बी डेंजरस, बट अमेरिकन फ्रेंडशिप कैन बी वेरी फेटल। बिल्कुल सही। सरदार मसूद साहब, जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का विजिट है, एक तो इंटरेस्टिंग है कि चाइनीज़ ने एक इनिशिएटिव लिया जिसमें वो सी पैक को उन्होंने कहा कि काबुल तक भी ले जाते हैं, अफगानिस्तान को भी इसमें लाते हैं। मुझे लगा कि बहुत ही टाइमली, और जंग के, पाकिस्तान इंडिया जंग के बाद बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, जिसमें अफगानिस्तान को माइल किया जा सकता था। उनके इकनॉमिक इश्यूज जो थे वो चाइनीज़ एड्रेस कर सकते थे, कि चाइनीज़ सरजमीन से टीटीपी और बीएलए के अटैक पाकिस्तान पर रुकवाए जा सकें, और इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो आपको सिक्योरिटी, पीस चाहिए, वो भी मिल जाए। अब वो काबुल में भी ट्राइलेटरल मीटिंग है, और वो पाकिस्तान भी आ रहे हैं। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या नज़र आता है? इंडिया वो पहले विजिट करके आए एक रोज़ पहले।
देखिए जी, इनको मिनी लैटरल्स कहते हैं क्योंकि आप देखें कि एक नया ट्रॉयका बना है, वो चीन, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का बना है। ये वर्चुअली हमेशा से रहा है। मैं जब चीन में पाकिस्तान का सफ़ीर होता था तो उस वक्त भी इस किस्म की मुलाकातें होती रहती थी, लेकिन वो प्रॉक्सिमिटी टॉक्स होती थी। इस मरतबा जो है तीनों वज़राए ख़ारजा मिले हैं, पहले बीजिंग में मिले थे, अब काबुल में, और इससे जो है बहुत सी राहें हमवार हो रही हैं। एक तो ये है कि ये एतमाद साजी का अमल है ताकि दोनों, ख़ास तौर से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एतमाद को बहाल किया जाए, और पाकिस्तान के लिए सर फ़हरिस्त दहशतगर्दी का ख़ात्मा है, ताकि जो मुल्ला हैबतुल्लाह हमसे वादा करते थे कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दूसरी दहशतगर्द तंजीमों को अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे, अगर वो उस वादे को पूरा करते हैं और चीन जो है ज़ामन के तौर पर उभरता है तो उसकी वजह से हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर हो जाएंगे। दूसरा ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राह हमवार होती है, अफ़गानिस्तान को भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है। और फिर जो है, अब जो आपको बताया कि जो हमारे नायब वज़ीर आज़म हैं, कुछ अर्सा पहले दो उन्होंने दौरे किए हैं और फिर हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने भी किए थे, तो उन्होंने राय ये हमवार की है कि हम उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की रेल बिछाएं। फिर उस तरीके से हमारे जो है कुछ जो टैपी का, जैसे अब आए तो उड़ा दें उसमें, लेकिन तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान की जो गैस पाइपलाइन है, तो इसके लिए रास्ते हमवार होते हैं। ये इसमें दोनों ममालिक के, मतलब तीनों ममालिक के मुश्तरका मफादात वाबस्ता हैं। ये भी मैं आपको बताऊँ कि चीन जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के दौरान भी अफ़गानिस्तान में सरमायाकारी करता रहा है और उसकी तालिबान की आदत से ताल्लुकात रहे हैं, मतलब है पस पर्दा थे लेकिन ताल्लुकात रहे हैं। तो ये जो, इसे मैंने मिनीलैटरल कहा, ये पाकिस्तान के लिए और इस खित्ते के लिए बहुत अहम है। दूसरा, अगर आप इजाज़त दें और आपके पास वक्त हो तो मैं ये कहूँगा, जो पिछली गुफ्तगू हो रही थी, कि सबसे पहले हमें अपना माइंडसेट इस्तेमाल करना है, हिंदुस्तान की बर्तरी और गलबे को अपनी सोच से गायब करना है, क्योंकि हिंदुस्तान भी जो है एक फ्रेजाइल स्टेट है और हिंदुस्तान ने पहले अमेरिका के साथ पिछले कई बरसों में दगाबाजी की है, आजकल कलाबाजियाँ खा रहा है। मिसाल के तौर पर कभी चीन पहुँच रहा है, कभी रूस पहुँच रहा है, कभी अमेरिका को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये है कि पाकिस्तान को अपने आप को एक बड़ा मुल्क कंसीव करना पड़ेगा ताकि वो उसके लिए अपना रोल क्राफ्ट कर सके, और इसमें क़यादत के ऊपर भी ज़िम्मेदारी है और जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं कि इसको आला सतह पे ले जाएं। एक सियासी, बैनुल-अक़वामी सियासी यतीम के तौर पर ये ना सोचें कि आज चीन हमारे सर पे हाथ रखेगा, कल अमेरिका रखेगा, और बजाय इसके कि हम हमेशा गरीब रहें, मुस्तकिल, आइए हम इस तरीके से मेहनत करते हैं। बड़े लायक लोगों की ये कौम है, 24 करोड़ लोग हैं, हुनरमंद हैं, तालीम याफ्ता हैं, सारी दुनिया में उनका चर्चा है और उनकी पहचान है, कि हम अपने आप को बुलंदतर सतह पे ले जाएं और दुनिया की बड़ी जो इकानमीज़ हैं उनमें शामिल हों और स्ट्रेटिजिक पार्स में शामिल हों, क्योंकि कम से कम खुदा ताला ने और जो तारीख़ ने ये फरीज़ा आपके लिए मुकर्रर कर दिया है। बिल्कुल सही है। एक हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान पहुंच गए हैं और ये दौरा बहुत अहम है। को पाकिस्तान के चाइना के साथ ताल्लुकात की कुर्बत इतनी ज़्यादा है कि उसमें कोई दरार का किसी को शायबा नहीं होता, लेकिन दोबारा चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने आयरन क्लैड ब्रदर्स पाकिस्तान को दोबारा करार दिया। डॉक्टर साहब, जो थोड़ा सा फॉरेन अफेयर्स से निकल के, क्योंकि फ्लड्स वाला एरिया और क्लाइमेट चेंज को आप डील करते हैं, बड़ा अनयूजुअल वेदर पैटर्न का हमने अभी देखा है, जो कुछ बुनेर में हुआ, स्वात में हुआ, आज कराची में जिस तरह रेन स्पेल आए। किस तरफ जा रहे हैं हम? आइंदा आने वाले हफ्ते क्या होंगे? क्योंकि वेदर वाले कह रहे हैं अब नॉर्मल अभी भी है और अगले 10-15 दिन मजीद भी हैं, 10 सितंबर तक, 15 सितंबर तक जा सकता है। देखिए, अभी हमारे 3 मानसून के अभी रेले रहते हैं। 3 अभी और रहते हैं जी, मतलब एक चल रहा है और एक और आएगा अगस्त के एंड में, और 1 सितंबर में। हमारा ख्याल था शायद सितंबर से पहले ख़त्म हो जाएगा, मगर अब मौसमियाती तब्दीलियों से लग रहा है कि सितंबर के पहले 10 दिन के अंदर भी एक और रेला आएगा। तो कोई बड़े फ्लड्स का अंदेशा? मतलब डिपेंड करता है अब जिस तरह हमारे यहाँ ये चीज़ें हो रही हैं, क्लाउड बर्स्टिंग हो रही है या मानसून की इंटेंसिटी बढ़ रही है। इस दफ़ा मानसून की इंटेंसिटी बढ़ी है
मॉनसून के जो राउंड्स होते हैं 5 होते थे, 5 या 6, अब इस दफ़ा 8-9 हुए। अगली मरतबा मॉनसून 15 दिन पहले अगले साल शुरू हो जाएगी, जो इस वक्त प्रिडिक्टेड वेदर है, और उसके राउंड्स भी बढ़ जाएंगे और उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। इस साल की निस्बत जो अगला साल है वो इससे ज़्यादा इंटेंस, इससे ज़्यादा इंटेंस होगा, यानी मॉनसून जल्दी आ जाएगी 15 दिन, और मॉनसून के राउंड्स जिस तरह ये बारिशों के राउंड हैं वो भी शायद 2-3 बढ़ जाएंगे और इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। तो डॉक्टर साहब, अगर पीछे से ग्लेशियर वाला कोई फिनोमेना, ग्लेशियर मेल्टिंग का या ग्लेशियर बस्टिंग वाला शुरू हो जाता है, तो फिर तो आपके सुपर फ्लड्स हैं, आपको संभालने मुश्किल हो जाएगा। देखिए, ये तमाम मामला तो चल रहे हैं ना साथ साथ, अभी कोई ऐसी बात तो नहीं हम कर रहे जो नहीं हो रही। इसमें कुछ दुनिया का भी दोगलापन है, कुछ हमारी अपनी भी कैपेसिटी के मसाइल हैं, सिर्फ दुनिया का दोगलापन नहीं। मैं दुनिया का दोगलापन आपके सामने रख देता हूँ, फिर अपनी कैपेसिटी पे बात कर लेते हैं। दुनिया का दोगलापन ये है कि ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये इस वजह से बढ़ रहा है कि दुनिया के 7 या 8 बड़े ममालिक जो हैं, ये दुनिया की 70%, सिर्फ 8 ममालिक, 190-95 जितने मुल्क भी हैं उनमें से सिर्फ 8 ममालिक जो हैं वो दुनिया की 70% कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। यही 8 ममालिक जो हैं वो दुनिया की 85% जो ग्रीन फाइनेंसिंग है, जिसके ज़रिए जो तबाहाली से बचने के लिए आपको अडेप्टेशन करनी पड़ती है या आपको अपने मामलात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है, वही 8 मुल्क 85% दुनिया की ग्रीन फाइनेंसिंग ले जाते हैं। यानी बाकी सारी दुनिया के लिए 15% है, और वही 8 ममालिक जो क्लाइमेट खा रहे हैं, उसे तबाह कर रहे हैं, वही अपने ऊपर 85% खर्च कर देते हैं। नतीजतन ये है कि बाकी दुनिया जो है तकरीबन उसको उन्होंने वैगाबॉन्ड्स बना दिए कि भाई ये इनकी क्या है बात, ये वल्नरेबल हैं तो हैं वल्नरेबल, लेकिन हमारा तो ग्रीन रेवोल्यूशन भी अपना है और पोल्यूशन भी अपनी है, और हमने रुकना भी नहीं है और हम पोल्यूट भी करते रहेंगे। यानी हमें कहा कि कोयला का कोई कारखाना नहीं लगाना, जैसे ही LNG की कीमत बढ़ी तो अपने कोयले की कानें भी खोल दी और अपने कोयले के कारखाने भी चलाने शुरू कर दी। क्या अजीब सी बात नहीं लगती आपको ये? तो एक तो दुनिया की हिपोक्रेसी है, मगर दूसरी अहम चीज़ ये है कि देखें, अब आज वज़ीर आज़म ने बड़ी अच्छी बात की। उनसे किसी ने कहा कि आप ये बैनुल-अक़वामी सतह पे आपको बहुत सी मदद के लिए लोग कह रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं, ये हमारे बच्चे और ये हमारा मसला है और हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम इनकी टेक केयर कर सकें। तो मैं समझता हूँ ये रवैये में तब्दीली, जो जहन के अंदर एक चीज़ घुस गई है कि शायद बैनुल-अक़वामी सतह पे ये वाला फ़ंड और वो वाला फ़ंड और ये वाला बैंक और वो वाला बैंक हमारी मदद करेगा, उससे थोड़ा सा हट के अपने वसाइल के अंदर भी जो अपनी एलोकेशंस हैं उनको एक ख़ास तरीके से देखना पड़ेगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो एलीट कैप्चर की है। आप अब ये, मैं गिलगित बल्तिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ने हुक्म दिया तो मैं 3 दिन में 750 किलोमीटर ट्रैवल किया गाड़ी के ऊपर 3 दिन में, और को 20 किलोमीटर मैंने ट्रैक किया, बिकॉज वो ग्लेशियर्स के नीचे जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स थे, जिनकी अलग दास्तान कभी आपको सुनाऊंगा, वो चेक करने थे। चल रहे हैं मैंने तभी कहा कि दोबारा आपको दास्तान सुनाऊंगा। इसका मतलब है वो फारिग हैं सारे। देखिए फारिग थे, आप कुछ जोड़ दिए। अक्टूबर तक वज़ीर आज़म ने कहा है कि सब जोड़ें और सब चलाएं। 2017 से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, 2025 आ गया है। 2025 में 12 लगे हुए थे 300 में से, बट दे आर ऑल नॉन अब हमने नॉन फंक्शनल थे, अब हमने उनको 200 तक ले गए हैं, उसमें से कुछ फंक्शनल हो गए हैं। अक्टूबर तक इंशाल्लाह सारे कर देंगे। मगर बहरहाल कबाते हैं, कैपेसिटी की तो है ना प्रॉब्लम है, इतने साल काहे को लग गए? अगर एक काम 3-4 महीने में 200 लग सकते थे तो 1-8 साल में सारे लग जाने चाहिए थे। लेकिन दूसरी जो मैं एक बात करना चाहूँगा, देखिए सबसे बड़ा मसला जो है ना वो ये है कि ये जो होटल खुले हुए हैं ये किसी गरीब आदमी के नहीं है। ये जो रिजॉर्ट बने हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान में, ये किसी कमज़ोर आदमी के नहीं है, किसी गरीब आदमी के नहीं है। ये जो मुल्क का एलीट कैप्चर है ना, कि पानी के बहाव में आप अपना होटल बना लें, चाहे वो नीचे वाली आबादी खा जाए पूरी, आप पानी के बहाव में एक रिजॉर्ट बना लें, चाहे पूरी सिविलाइजेशन नीचे तबाह हो जाए, ये एलीट कैप्चर तक ताकतवर लोगों का जब तक ख़त्म नहीं होगा, जोनिंग नहीं होगी, तबाही के रास्ते में, ये रेलों के रास्ते में ये होटल और रिजॉर्ट बनने बंद नहीं होंगे, ये लकड़ी काट काट के बेचनी, डिफॉरेस्टेशन नहीं रुकेगी, ये पत्थर काट काट के बगैर सोचे समझे कि पानी के बहाव को क्या होगा जब एक जगह से आप पत्थर काटेंगे, चाहे वो मार्बल हो, या काटें ज़रूर मगर सलीके से भाई, मतलब पूरी दुनिया ये काम करती है, मगर ये बगैर सलीके के एक्सेप्शंस पे
चंद ताकतवर लोग जो इस मुल्क पे मुसल्लत हैं, जब तक रूल बेस्ड रेट ऑफ द स्टेट आप नहीं लाएंगे, आप इस तबाही से नहीं बच पाएंगे। खोखर साहब, जो इन्होंने टिम्बर माफिया का जिक्र किया, वो इशू है। पानी की गुजरगाहें उसके ऊपर कब्जे होकर प्लाजे बन गए हुए हैं, उस जीबी के अंदर होटल बने हुए हैं, बाकी पूरे मुल्क में गुजरगाहें हमने कब्जा कर ली हुई हैं। सोसाइटीज़ ने भी, हाउसिंग सोसाइटीज़ ने भी ऑर्गेनाइज, जो सबसे बड़े हमारे प्रेस्टिजियस प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले हैं, पिंडी में, समा में जो तबाही हुई है, एवरीवन इज़ इन्वॉल्व। मेन फैक्टर इज़ कि हमारी रियासत के पास कोई ग्रीन एरियाज़, ग्रे एरियाज़, वाटर पैसेजेस की, हिल टॉरेंट्स के रास्ते की प्रोटेक्शन के लिए कोई लॉ ही नहीं है। ग्रीन एरियाज़ काट काट के हमने ग्रे एरियाज़ बना दिए। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा जो कॉन्वर्सेशन पहले हो रही थी, कि देखें इसमें अब कोई शक नहीं है कि दुनिया गर्म हो रही है, ग्लोबल हीटिंग जिसको कहते हैं। और जब हम ये 1.5 डिग्रीज का थ्रेशोल्ड जब क्रॉस करेंगे, तो उसके नतीजे में उसके अर्ली साइंस और अर्ली उसके जो वो इफेक्ट्स हैं, वो तो हमारे सामने ऑलरेडी आना शुरू हो गए हैं। वो दो हैं हमारी रीजन के लिए। एक तो इंटेंस मानसून्स, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अगले साल का जो अभी तक प्रिडिक्टेड है मानसून, वो ज़्यादा इंटेंस होगा। और दूसरा उसका कॉन्सिक्वेंस ग्लोबल वार्मिंग का ये हो रहा है कि आउटसाइड ऑफ पोलर रीजन्स, जो थर्ड लार्जेस्ट आइस का रेजर्वॉयर है, वो हमारे पास हिमालयाज और हिंदुकुश इनमें 7000 ग्लेशियर और सबसे बड़ा ग्लेशियर का काउंट है। अच्छा, अब उसके ऊपर जो हीट का, ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट आ रहा है कि उन्होंने तेजी से मेल्ट होना शुरू कर दिया है। तो हम जो है बतौर पाकिस्तान, हम ग्लोबल कार्बन एमिशंस के अंदर हमारा बहुत कम कंट्रीब्यूशन है, और उसके नतीजे में, ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों में हम सर फहरिस्त ममालिक में शामिल हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ मिटिगेट कर सकते हैं अपने। दुनिया ने, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे, हिपोक्रेसी हमें नजर आ रही है। ये कॉप्स, वो जो एक मीटिंग का नाम है जहां पे सारी दुनिया के लोग इकट्ठे होकर क्लाइमेट पॉलिसी तैयार करते हैं, दर्जनों आप और कॉप्स वहां पर कर लें, होती रहेंगी। लेकिन जिस वक्त अमेरिका का सदर एक ऐसा शख्स हो जो क्लाइमेट साइंस में बिलीव ही नहीं करता, तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि दुनिया और अमेरिका जो सबसे बड़ा पोल्यूटर है, वो मजीद पोल्यूशन करता जाएगा, और हम जैसे ममालिक के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जाएगी। लेकिन घर के अंदर 100 तरीके हैं। आपके जंगलात तबाह हो गए हैं, आपने ये मोटरवे के साथ साथ सारी ग्रीन एरियाज काट काट के आपने सोसाइटीज बना दी हैं। जी, तो अल्लाह ने अक्ल समझ तो दी है ना बचाने के लिए। मैं कह रहा था जी कि हम जो उसकी मिटिगेशन करने के लिए जो स्टेप्स उठा सकते हैं, उन स्टेप्स के लिए हमें एक तो कंप्लीट बैन लगाना पड़ेगा हाउसिंग सोसाइटीज में। ग्रीन एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनाना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा। तो मलिक साहब, हम एग्रीकल्चरल जमीनें ज़ाया कर रहे हैं, तबाह कर दी। हमें अब ग्रोथ जो है वो हमें इस तरह एक्सपैंड नहीं करना, हमें ऊपर की तरफ जाना है। सर, ये जो बारिशों का पानी है सारा समुद्र में चला गया। वाटर स्टोरेजेस नहीं हम बना सके। 20 सालों से हम हर साल डूबते हैं, दूसरे तीसरे साल डूब रहे हैं ना। एक स्टोरेज नहीं बनाई हमने। हाँ, सारा पानी लेकिन उस कॉन्वर्सेशन का, ये जो पानी जाया होने वाली बात है, इसका एक और पहलू भी है जी, कि हमारे यहाँ जो सी की जो इंक्रोचमेंट है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए जो इंडस डेल्टा से नीचे फ्लो करेगा टुवर्ड्स द सी। जब उसके ऊपर डैम्स बनेंगे तो वो आपका फ्लो डिस्टर्ब होगा, और ऑलरेडी जो हमारे बदीन के और जो दीगर ठट्ठा साइली इलाका जाते हैं, उसके अंदर सी इंक्रोच कर रहा है। सर, सी इंट्रूजन एक फैक्टर है। अभी आपके ये रेनी सीजन के अंदर एक्सेस वाटर है, सारा जा रहा है सी के अंदर। आप इसको स्टोर कर सकते हैं रेनी वेदर के अंदर, क्योंकि अभी वो नेक्स्ट ईयर। मैं अगर आप चाहें तो कुछ इजाफत करना चाहिए। मैं बड़ा कम खोखर साहब से डिसएग्री करता हूं, लेकिन इस पे मेरा अपना डिसएग्रीमेंट है। देखिए, पानी की स्टोरेज का मामला नहीं है, पानी की रेगुलेशन का मामला है। बात यह है कि आपको 2 साल में 2 मरतबा फसल उगाते हैं, आपको 2 मरतबा पानी चाहिए। 1 मरतबा होता है, 1 मरतबा नहीं होता। पानी जो आपका समंदर में गिर रहा है, वो तो 90 मिलियन एकड़ फुट से लेके 130 मिलियन एकड़ फुट तक ही गिर रहा है। पिछले 20-50 साल से इतना ही गिर रहा है। कभी थोड़ा कम हो जाता है, कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा। अगर आप स्टोरेज बनाते हैं तो ऐसा नहीं कि समंदर इनग्रेस करेगा, उतना पानी तो आप छोड़ेंगे। जितना टेक्निकल असेसमेंट हो चुकी है उतना तो छोड़ेंगे। बात ये नहीं है, बात ये है कि जब आप पानी स्टोर करेंगे तो छोड़ेंगे आप ज़्यादा पानी उस वक्त, उस पानी के अलावा जो आपको समुंदर की इनग्रेस रोकने के लिए चाहिए, जब आपको रबी और खरीफ की फसल के लिए बोई आप करेंगे। क्योंकि उस वक्त आपका सीड जो है वो इतना कमज़ोर होता है कि अगर उस वक्त आपका पानी कम हो
तो आपको फूड सिक्योरिटी के लाले पड़ जाते हैं। सर ये जो तो ये हम स्टोरेज हमने इसको ये आपको एक्सेस वाटर दे हमने इसको इतना पोलिटिसाइज कर दिया है कि इस पे रैशनल डिबेट करना बड़ी मुश्किल हो गई है। स्टोरेज की नहीं हम बात कर रहे। जब मैं पानी की स्टोरेज का मुतालिक सोचता हूं तो मैं पानी की रेगुलेट करके सही वक्त में, ताकि समंदर भी इंग्रेस ना करे और दोनों फसलों के लिए भी पानी सर, हो। इस पे आप अगर मैं एक पॉइंट डेटा का ऐड कर दूं जी कि अभी जितनी हम बेतहाशा बारिशें हुई हैं, मानसून और इंटेंस भी होंगे, लेकिन अभी भी मैं हफ्ता पहले खबर पढ़ रहा था, डॉन अखबार में पढ़ रहा था कि जो तरबेला है वो अभी भी फुल नहीं हो पाया 98%। सर लेकिन डाउनस्ट्रीम कोटरी जो पानी जाना चाहिए वो इसमें ढेरों ढेर जा रहा है, क्योंकि आपका ये जो पानी है जाता ही उधर है। तो वो हमें चाहिए वहां पर मैंग्रोव्स के लिए। देखिए आपके पास मगर आप करें ना, इतना पानी शामिल, वरना तो अगर आपके पास एक्सेस वाटर है डॉक्टर साहब देखिए, तो फिर इंडिया के डैम्स बनाने पे आप क्यों इतराज कर रहे हैं? मैं बताता हूं, हम इसलिए इतराज कर रहे हैं कि हमारे पास एक्सेस वाटर नहीं है। दो बातें। हम पहले इस दुनिया में जो आप डेटा के साथ हिसाब से देखें, पाकिस्तान सबसे ज्यादा वाटर स्ट्रेस्ड मुल्क है। वाटर स्ट्रेस पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी बहुत लो है। हम तो जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है, इस पे लंबी, इस पे बाद में करेंगे, टाइम आज खत्म हो गया। लेकिन मैं बड़ी सदक मलिक सदर-ए-तराम पहली मर्तबा खोकर साहब से इस पे चले, इस पे एक अलग सरदार मसूद साहब भी हमारे साथ है। सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।